हमने जो पढ़ा कल तक जो पढ़ा, कोई क्वेश्चन है तो चले नेक्स्ट चलते हैं। मैं बता देता हूं दोबारा से। क्या ये सबको नजर आ रहा है या उधर जाके लिखे? यहाँ पे ओके है, चले। क्योंकि फीडबैक में कुछ बच्चों का आ रहा होता है कि वाइट बोर्ड सर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वाइट बोर्ड का मतलब ये भी वाइट बोर्ड ही है, सफ़ेद ही है। चले ज़रा देखिएगा, एक है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जब एफबीआर ने कोई बात बतानी हो टैक्स पेयर्स को, ठीक है, इनकम टैक्स में वर्ड टैक्स पेयर यूज़ करते हैं और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्स पेयर से मतलब कोई भी बंदा जो किसी तरह से टैक्स इनकम टैक्स में इन्वॉल्व हो, वो टैक्स पे कर रहा हो, रिटर्न फाइल कर रहा हो, कुछ कोई भी इसी तरह से। तो नोटिफिकेशन क्या है? जब एफबीआर ने कोई बात बतानी हो किसको, जो है टैक्स पेयर को, तो वो नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन एक तरह से कानून होता है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर कमिश्नर ने कोई बात बतानी हो किसको, टैक्स पेयर को, तो वो ऑर्डर देता है। मतलब किसी ने अप्लाई किया कि सर मुझे नॉर्मल से जो है स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया जाए मेरा टैक्स ईयर, तो अगर वो उसकी बात मानेगा तो भी ऑर्डर इशू करेगा, और अगर वो बात नहीं मानेगा तो भी ऑर्डर इशू करेगा। ये भी एक कानून है, लेकिन ये एक ख़ास टैक्स पेयर के लिए। जबकि जो एफबीआर है, अगर वो नोटिफिकेशन करता है तो वो सारे के सारे टैक्स पेयर या कम से कम एक क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए होगा। क्लियर है? तो ऑर्डर की समझ आ गई, कौन इशू करता है? कमिश्नर। और नोटिफिकेशन एफबीआर। नोटिफिकेशन एक लॉ की शक्ल होती है, ऑर्डर भी लॉ की शक्ल है, लेकिन एक खास टैक्स पेयर के लिए। ये कम से कम क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर एफबीआर का नोटिफिकेशन, या सारे टैक्स पेयर के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? चले हम स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा, कल पढ़ रहे थे, अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल में जाना चाहता है या स्पेशल से नॉर्मल में जाना चाहता है, तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखेगा इन राइटिंग। देखें, एक असूल समझ लें, जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में आ गए, यहाँ पे ज़बानी बातों का कोई असर नहीं होता। आपने जो भी बात करनी है, आपके पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए कि ये वाली बात। इवन हम मजाक में कहते हैं कि किसी को गाली भी देनी हो तो ईमेल पे दें, ताकि उसका भी क्या रहे, रिकॉर्ड रहे। इसी तरह से आपने कमिश्नर को देने हैं तो हम डुप्लीकेट में देते हैं। बल्कि अगर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की बात करें तो ट्रिप्लीकेट, 3 बनाते हैं। एक लेटर कमिश्नर को लिख रहे हैं, उसके 3 पेजेस बनाएंगे, एक कमिश्नर को देंगे, 2 हमारे पास रह जाएंगे। हम उन 2 पे लगवाएंगे स्टैंप कि भाई हमें ये लिख के दो कि आपने ये वाली बात हमसे रिसीव कर ली है, हमारी एप्लीकेशन आप तक पहुंच गई। हमारे पास 2 पेजेस होंगे, एक हम अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेते हैं, एक हम टैक्स पेयर को, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको भिजवा देते हैं। और अगर टैक्स पेयर खुद ये जमा करवाए तो वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट में एक कमिश्नर को देगा और एक को कहते हैं रिसीविंग, उस पर वो स्टैंप लेके रख लेता है। हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो हम कमिश्नर को इन राइटिंग एप्लीकेशन देंगे कि हमें या तो नॉर्मल से स्पेशल में कर लें या स्पेशल से नॉर्मल में कर लें। वो हां कहेगा या ना कहेगा तो किसके थ्रू करेगा? ऑर्डर के थ्रू। वो भी बात लिख के देगा, किसके थ्रू? ऑर्डर के थ्रू। और ऑर्डर में आपकी बात तब मानेगा जब आप उसको कंपेलिंग नीड शो करेंगे कि भाई मैं मर जाऊंगा अगर मेरा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में
ना हुआ टैक्स पेयर, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने उसको कंपेलिंग नीड शो कर दी, जैसा कल मैंने आपको नेस्ले का बताया था, वो एक कंपेलिंग नीड थी, क्लियर हो गया। अगर वो बात माने या ना माने, लेकिन वो टैक्स पेयर को सुनेगा जरूर, एक दफा बुला के टैक्स पेयर को बुलाएगा, हां भाई ये क्यों चेंज करना चाहते हो, वो कहेगा सर लिखा हुआ है, मजीद बताओ, तो एक दफा सुनेगा जरूर। अगर वो बात मान लेगा ठीक है, अगर वो बात नहीं मानेगा तो रीजन भी बताएगा लिख के कि मैं तुम्हारी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं। क्लियर हो गया यहां तक। अब उसने बात मान ली और बाद में उसको पता चला कि ये कंपेलिंग नीड नहीं थी, ये बंदा झूठ बोल रहा था, तो वो अपनी जो उसने परमिशन दी थी नॉर्मल टू स्पेशल में जाने की या स्पेशल टू नॉर्मल में जाने की, वो उसको विदड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन विदड्रॉ करने से पहले भी टैक्स पेयर को बुला के एक दफा उसको सुनेगा। ये जो मैं कह रहा हूं उसको बुला के सुनेगा, इसकी लॉ में खास लैंग्वेज है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसी को सुनने का मौका देना या बोलने का मौका देना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर हो गया जी। हम ये बात सारी कर चुके हैं। इसका मतलब नॉर्मल टू स्पेशल जाए, स्पेशल टू नॉर्मल जाए, ठीक है। तो आपको कमिश्नर को लिखना पड़ेगा। कमिश्नर आपको अलाउ भी कर सकता है और डिसअलाउ भी कर सकता है। जो भी बात करेगा ऑर्डर के थ्रू करेगा। आपको अलाउ कब करेगा, जब आप उसे क्या शो करेंगे, कंपेलिंग नीड शो करेंगे। कंपेलिंग नीड क्या है, कल मैं उसकी एक एग्जांपल दे चुका हूं। अगर वो हां करे वो ना करे, दोनों सूरतों में टैक्स पेयर को सुनेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, हेयर की अगली फॉर्म। तो अब अगर वो डिसअलाउ करता है तो वो लिख के रीजन बताएगा कि मैं तुम्हारी क्यों एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा हूं। एक दफा उसने परमिशन दे दी तो वो सारी जिंदगी के लिए नहीं है, वो बाद में क्या कर सकता है, उसको विड्रा करने से पहले भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। चले हमें अब अंग्रेजी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, क्या लिखा हुआ है यहां पॉइंट नंबर 4 में और पॉइंट नंबर 3 में कोई फर्क नहीं सर, सवाए पॉइंट नंबर 3 में वो नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है, ठीक है, और पॉइंट नंबर जो 4 है उसमें स्पेशल से नॉर्मल में के लिए बात कर रहे हैं। जरा पढ़ते हैं। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग समझ गए, टू द कमिश्नर, चूंकि पर्सन है तो वो किसको अप्लाई करेगा, कमिश्नर, टू अलाउ हिम टू यूज 12 मंथ पीरियड अदर देन कौन से वाला, नॉर्मल टैक्स ईयर। इसका मतलब है वो नॉर्मल से किसकी तरफ जाना चाहता है, स्पेशल टैक्स ईयर। एंड द कमिश्नर मे अलाउ, मे का मतलब अगर यहां पे शेल लिखा होता उसका मतलब होता लाजमी तौर पर अलाउ करे। यहां पे मे लिखा हुआ है, कर भी सकता है और नहीं, ठीक है, मे अलाउ हिम, अलाउ कर सकता है। द ऑर्डर, पता है ना, कमिश्नर जो कम्युनिकेशन करेगा टैक्स पेयर के साथ वो ऑर्डर की शक्ल में होगी। will be passed by the commissioner if the condition mentioned below, कौन से वाला, सबसेक्शन 5 is fulfilled। अब सबसेक्शन 5 पढ़ लेते हैं, कौन से वाली है। the commissioner shall grant permission to change the tax year from normal to special or special to normal only if person has shown, कौन से वाली, compelling, ठीक है। कमिश्नर को मजीद कंडीशन भी चाहे तो लगा सकता है, और मुझे रिकॉर्ड दो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, ये वो सारा। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। अ पर्सन यूजिंग, कौन से वाला, स्पेशल टैक्स ईयर। ऊपर वाला नॉर्मल यूज कर रहा था तो किसमें जा रहा था, स्पेशल में, अभी ये स्पेशल। मे अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज, कौन से वाला, नॉर्मल टैक्स। शुगर मिल वाले उनका स्पेशल टैक्स ईयर, राइस एक्सपोर्टर स्पेशल टैक्स ईयर, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी स्पेशल टैक्स ईयर। इनमें से कोई किसकी तरफ जाना चाह रहा है, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। कमिश्नर में अलाउ हिम, ठीक है, समझ आ गया। द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द कमिश्नर इफ द कंडीशन, कौन से वाला, सबसेक्शन 5 इज फुलफिल्ड। सबसेक्शन 5 का पता चल गया। तो इसका मतलब है 3 में वो किससे जा रहा है, नॉर्मल से स्पेशल, 4 में और 5 में नीड है, कंपेलिंग नीड की बात की गई है, ठीक है। चले आगे चलते हैं, 6 पे आते हैं।
बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑफ चेंज, नॉर्मल टू स्पेशल, स्पेशल टू नॉर्मल, ये ऑर्डर पास करने से पहले द कमिश्नर शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, क्लियर हो गया, सुनेगा, उसको सुनेगा, टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन होगा, टैक्स पेयर जिसने एप्लीकेशन दी है। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, नेक्स्ट पॉइंट, द कमिश्नर शैल मेंशन इन ऑर्डर द रीजन फॉर, क्लियर हो गया। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, बाद में ऑर्डर के थ्रू, आफ्टर प्रोवाइडिंग opportunity of being heard, withdraw the permission granted regarding to the change, क्लियर हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है कि भाई वो चाहे तो क्या कर सकता है, विदड्रॉ कर सकता है। ये कौन सा पॉइंट है, 7। अब जरा ऊपर चलते हैं, पॉइंट्स को जरा देखते हैं। 3 में क्या लिखा गया, 4 में और 7 की बात कर, 3 में नॉर्मल टू स्पेशल, 4 में स्पेशल टू नॉर्मल और 7 में विदड्रॉ। अब जरा आइएगा 8वां पढ़ते हैं। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर 3, 4, ठीक है, सॉरी इधर 11 पे आ जाए, इसको छोड़ दें, अभी बाद में आते हैं। ठीक है, 11 पे आ, 11 पे वो कहता है, जरा दरमियान में लिखा हुआ है 3, 4 और 7, ठीक है, हाँ 11 पे क्या लिखा हुआ है, 3, 4 और 7 का जिक्र है। 3 में क्या है, 4 और 7, क्लियर हो गया। ये बात, ये बस याद में रखिएगा, ठीक है। हम अभी 8 नहीं पढ़ रहे, हम 11 पे रहे। अच्छा ये बताएं, कमिश्नर से ऊपर जो है वो कौन सी अथॉरिटी है, बोर्ड है। चलें बस ठीक, आज हम पढ़ते हैं। A person dissatisfied with the order under subsection 4 and 7, क्लियर हो गया। 3, 4 और 7 से इसका मतलब है उसने नॉर्मल से स्पेशल का कहा, उसका कहा नहीं माना गया, शायद स्पेशल से नॉर्मल का कहा नहीं माना गया, या उसकी परमिशन को क्या कर लिया गया, विदड्रॉ कर लिया। अब वो इस बात से क्या है, डिससेटिस्फाइड है। पर्सन का तो आपको पता ही है, पर्सन का तो आपको पता है ना, वो कंपनी भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइल आर रिव्यू एप्लीकेशन टू द बोर्ड, बोर्ड के पास जा सकता है, भाई कमिश्नर गलत कर रहा है मेरे साथ, मेरी कंपेलिंग नीड है, फिर भी मुझे परमिशन नहीं दे रहा। एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड शैल बी फाइनल, क्लियर है। 11वां पॉइंट दोबारा से खुद पढ़े। समझ आती है, 3, 4, 7 पे क्यों जोर दिया है, क्लियर है ना, ठीक है। चले आ जाए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा, 8वां पॉइंट। अब एक (2024) से 30/6/2025, ये नॉर्मल टैक्स ईयर था इस किसी बंदे का। उसने अप्लाई किया कि सर मेरा जो टैक्स ईयर है, ठीक है, वो नॉर्मल से किस में कर दिया जाए, स्पेशल में, क्लियर हो गया, नॉर्मल से स्पेशल में कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। वो एप्लीकेशन देगा, वो इन राइटिंग होगी, ठीक है। कमिश्नर उसको जो है ऑर्डर के थ्रू जो है एक्सेप्ट करेगा, अगर करेगा तो, ठीक है। अब वो कहता है मेरी जो है वो 1 जनवरी से दिसंबर तक होनी चाहिए। तो अब अगला जो साल है वो कब शुरू होगा, वो कहता है मेरी 1 जनवरी से दिसंबर तक कर दे। 1/1/26 से लेकर क्लियर हो गया। अब बताएं ऑर्डर जो है वो नॉर्मल से स्पेशल में जा रहा है या स्पेशल से नॉर्मल में, नॉर्मल से स्पेशल। इसका मतलब है ऑर्डर कह रहा है अब तुमने 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 जून तक नहीं रिटर्न फाइल करनी या अपना टैक्स ईयर नहीं रखना, बल्कि कब से करना है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। अब बताएं वो ऑर्डर
1 जनवरी के बारे में, सॉरी 1 जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं, 1 जनवरी के बारे में, 1 जनवरी की। क्लियर हो गया? इसका मतलब है जो वो ऑर्डर पास करेगा वो आने वाले साल के पहले दिन से असर करेगा। ऑर्डर में क्या लिखा होगा कि आप अपना टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर ले। क्लियर है? क्या वो ऑर्डर, अच्छा इसके दरमियान में भी एक पीरियड है छोटा सा, 6 महीने का, कब शुरू होगा? 1 साथ 25 से लेकर, क्या ऑर्डर इसके बारे में है? नहीं, ऑर्डर होगा किसके बारे में कि आप कब से जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। हाँ जी सर। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, ऑर्डर क्या होता है पता है? सब सेक्शन 3 और 4 के बारे में है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। 3 क्या मतलब? उसने कहा नॉर्मल से स्पेशल में, और 4 ठीक है, शेल टेक अफेक्ट, उसका असर होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल या जो भी नॉर्मल टैक्स ईयर, जो भी चेंज टैक्स ईयर होगा उससे असर होगा। क्लियर है? तो ऑर्डर कब से असर करेगा, कब से स्टार्ट करेगा? पहला दिन। अगर वो पहले नॉर्मल में था तो स्पेशल का पहला दिन, और अगर वो पहले स्पेशल में था तो नॉर्मल का पहला। क्लियर है बेटा? चल ये क्लियर हो गया। अब अगले जो बात है, मुझे ये बताएं कि ये टैक्स ईयर कौन सा है। मैं अगर बात करूं ये कौन सा है? 27, चले मान लिया, ठीक है। अब ये बताएं उसने पिछली जो हिसाब किताब दिया होगा वो 30 जून 2025 तक का दिया होगा। अगला जो हिसाब किताब देगा वो 1 जनवरी 2026 से लेकर 31/12/2026, दरमियान में एक पीरियड रह गया जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे रहा या हमारे नजरों में नहीं आ रहा। ऐसा है या नहीं? कितने महीने का पीरियड? क्लियर है? तो जब एक पर्सन नॉर्मल से स्पेशल में जाए या स्पेशल से नॉर्मल में जाए, दरमियान में 12 महीने से कम का एक पीरियड आता है। क्या यहां पे कितने महीने का है? 6 महीने का है। एक पीरियड आता है, वो कहते हैं इसकी रिटर्न अलहदा से फाइल करो, इसका हिसाब किताब अलहदा से दो। अब रिटर्न क्या होती है? जो हम इसका कहेंगे मेरी इतनी लायबिलिटी बनती, इतना मेरा टैक्स बनता है, जब हम गवर्नमेंट को कहेंगे ये मेरा हिसाब किताब, उस हिसाब किताब को इनकम टैक्स रिटर्न्स कहते हैं। तो रिटर्न फाइल करो, इसकी भी अलहदा से हिसाब किताब दो, या इस 6 महीने को माफ कर देंगे, अलहदा से हिसाब करें। क्लियर है? जब एक पर्सन नॉर्मल से स्पेशल में जाता है या स्पेशल से नॉर्मल में जाता है, दरमियान में 12 महीने से कम का एक पीरियड आता है, उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ये कब स्टार्ट होता है? जो ओरिजिनल वाला साल था उससे अगले दिन। नहीं समझ आए? ये चेंज हुआ कब से? नॉर्मल से स्पेशल में। नॉर्मल टैक्स ईयर कब खत्म हो गया? उससे अगला दिन। क्लियर हो गया? और जो चेंज टैक्स ईयर होगा उससे एक दिन पहले। चेंज टैक्स ईयर कब हुआ? 1/1/26, उससे पहले कौन सा दिन? समझ गए? तो ट्रांजिशनल टैक्स जब कोई नॉर्मल से स्पेशल में जाता है या स्पेशल से दरमियान में एक पीरियड आता है, वो 2 दिन का भी हो सकता है, वो 12 महीने से कम का होगा। क्लियर है? वो कब स्टार्ट होता है? ओरिजिनल चेंज से पहले वाले टैक्स ईयर के अगले दिन। इससे क्या मुराद है? जो ओरिजिनल था वो कब था? 30/6/2000, और उससे अगला दिन। और जो चेंज टैक्स ईयर होगा उससे एक दिन पहले। ठीक है? चेंज टैक्स ईयर का पहला दिन कौन सा? उससे पिछला दिन। क्लियर हो गया? ये वाली बात समझिए। चले पढ़ते आज। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर
हमने नॉर्मल पढ़ लिया, स्पेशल पढ़ लिया, अब ट्रांजिशनल पढ़ने लगे। वेयर द टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन चेंजेस आइदर फ्रॉम, या क्लियर हो गया, वाइस वर्सा, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द, कौन से वाला, बिटवीन एंड ऑफ द लार्ड टैक्स ईयर, उनके दरमियान में, यानी जब उसका खत्म होगा पिछला साल ओरिजिनल उससे अगला दिन, और द डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर स्टार्ट्स, क्लियर हो गया, उससे पिछला दिन, दरमियान में जो पीरियड आएगा शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। समझ आ गई, क्लियर है? चले आगे चलते हैं। तो हमने नॉर्मल पढ़ लिया, स्पेशल पढ़ लिया, ट्रांजिशनल पढ़ लिया, और नॉर्मल से स्पेशल में कैसे जाते हैं, स्पेशल से नॉर्मल में कैसे जाते हैं, ये सारा पढ़ लिया। चले, ये कुछ आपकी प्रैक्टिस है, कुछ हम यहाँ पे करवा दिया करेंगे, और कुछ जो है हम आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क ज़रूर करना है, ठीक है? चले, कुछ कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है, ठीक है? मेरा देखें 3 तरीके होते हैं किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को लेके चलने। पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दें और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करवाएं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि चैप्टर पढ़ा के उसके बाद सारे क्वेश्चन करवाएं। और तीसरा तरीका होता है जब शुरू में आप होते हैं और आपको चीज़ों का उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता, तो तीसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या होता है, हर टॉपिक के बाद आपको क्या करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं। और प्रैक्टिस भी किसकी, जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया आई कैप का है, ये क्वेश्चन किसका है, आई कैप का है, क्लियर है? और कैफ लेवल क्यों लिखा मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसलिए लिखा हुआ है कि कुछ और ICMA वगैरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं, तो आपको पता चले कि ये आई कैप का है या किसका है। साथ में क्वेश्चन नंबर भी दिया गया, अटेम्प्ट भी दी गई है, और उसका आगे पार्ट भी दिया गया है। चले, ताकि आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाके भी उसको लोकेट कर सकें। जरा आइएगा, वन ऑफ योर, अच्छा कितना लिखना है, अब ये हमने ऊपर पढ़ लिया है तकरीबन कोई जी नहीं, चले आपने पूछ लिया तो आ जाए, फिर दे देते हैं, नाम ही रखना है ना, आ जाए। नहीं, अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, मैंने कहा था आप कल करेंगे। चले, ये बताएं ये कौन से वाला टैक्स ईयर, 2025, ये कौन सा है, 27 है। अब इसको देखें, ऐसे ना देखें, इसके बाद 30 जून कौन सी है, इसका आखिर पे कौन से, 31/12/2025, 31/12/2025, इसके बाद 30 जून कौन सा आना है, तो ये 26 है। चले, मजीद प्रैक्टिस नहीं समझ आई, ठीक है? तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का वही असूल है। चले मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं, जरा आज जो मैंने आपको दिया है होमवर्क उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। द नॉर्मल टैक्स ईयर ऑफ तकवा लिमिटेड, ठीक है, वाज द जो है पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 30 जून, टैक्स ईयर नॉर्मल, और कौन से वाला, 2023। ओके, ऑन एन एप्लीकेशन बाय द तकवा लिमिटेड द कमिश्नर ग्रांटेड अप्रूवल टू अडॉप्ट, कौन से वाला, स्पेशल टैक्स ईयर कब होगा, जो है 30 सितंबर हर साल वो होगा। इसका मतलब अब स्टार्ट कब होगा, वो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर कितने तक चलेगा, 30/9/24, टैक्स ईयर 25। इसका मतलब आइडेंटिफाई द नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। जरा कर लेते हैं इसको, पहले बताएं इसका नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, 1/7। क्वेश्चन आपके सामने खुला होना चाहिए। 23 टैक्स ईयर कौन सा हो गया, 2023 या 23 में लिख रहा हूं, क्लियर हो गया? अब बताएं इसका स्पेशल कब स्टार्ट होगा, 1/1/23 से लेकर 30/9, इसके बाद जून कौन सा आना है, 1/10 सॉरी, क्लियर है? इसके बाद जून कौन सा आना है, 25 का, तो ये तो पता चल गया ये 2025 है। इन दोनों के दरमियान पीरियड, इससे अगला दिन 1/7/23, और इससे पिछला दिन
30/9, इसके बाद जून। क्लियर हो गया? नहीं समझ आए? हाँ बड़ी हल्की हल्की की है आप। क्लियर? चलो आगे कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन। कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन। अच्छा सर थोड़ा लिखना है, ज्यादा लिखना है भी, मार्क्स के हिसाब से लिखना है। जो आपको आता है वो नहीं बताना, जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो बताना। क्लियर है? आपने पढ़ लिया, ऊपर तकरीबन को 10-15 लाइनें थी, आपने पढ़ लिया, आपने नॉर्मल पढ़ लिया, आपने स्पेशल पढ़ लिया, आपने ट्रांजिशनल पढ़ लिया, नॉर्मल से स्पेशल में कैसे जाते हैं, स्पेशल से नॉर्मल में कैसे जाते हैं। अब जरा अगर वो क्वेश्चन पूछे कि हमें तरीका बताएं, नोट्स खोलिए जरा, वही जो हमने, हमें तरीका बताएं कि नॉर्मल से स्पेशल में कैसे जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे? 3, जिसने 4 लिखा वो उसको फांसी दे देनी चाहिए भाई। 4 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि स्पेशल से, तो जो आपको आता है वो नहीं पेपर पे उगल देना, समझ रहे? वो पूछ क्या रहा है, नॉर्मल से स्पेशल में कैसे जाते हैं, तो तीसरा पॉइंट लिखे, उसके बाद 5वां पॉइंट लिखे। ठीक है, समझ रहे? फर्क समझे? और अगर वो पूछे स्पेशल से नॉर्मल में किस में जाते हैं, आपने जो रट्टा लगाया आप तीसरा भी लिख दो, नहीं चौथा लिखे, 5वां लिखे, आगे जो भी है। क्लियर हो गया? मार्क्स के हिसाब से अगर 5 मार्क्स हैं सारा आगे लिख दे बोर्ड तक, कि वो बोर्ड को भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और अगर सिर्फ 2 मार्क्स का हो तो सिर्फ चौथा और 5वां पॉइंट लिख। क्लियर हो गया? मार्क्स बताएंगे आपने कितना लिखा। क्लियर है? और उसके लिए बेहतर है फिर सजेस्टेड सोल्यूशन। चले आए हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हम जरा देखने लगे हैं। ठीक है, चले जरा आइएगा। वो कहता है वन ऑफ योर क्लाइंट इनकलाब लिमिटेड, ठीक है, वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर, टैक्स ईयर, अकाउंटिंग ईयर। ओके, रिक्वायर्ड क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अब जरा इधर ही आते हैं, चले। ऑफ द कंपनी एक्सप्लेनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एज रिगार्ड्स टू द फॉलोइंग चेंज इन टैक्स ईयर। अब बताएं कौन से पॉइंट्स लिख? 3 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, नीचे 1। मार्क्स कितने हैं? 5-6 लाइनें लिख दे। एक गलती बताएं कहां से स्टार्ट करेंगे, तीसरे पॉइंट से या चौथे पॉइंट से? गलत। उसने कहा है राइट ए ब्रीफ नोट टू फाइनेंस मिनिस्टर, लेटर नहीं पढ़ा था, आप लिखेंगे टू फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर ए। आपको नहीं पढ़ाया गया? थोड़ी सी लेटर की शक्ल देनी है। आप वो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि डिस्कस द प्रोविजन। क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, वो क्या कह रहा है। तीसरा चौथा पॉइंट लिखेंगे, 5वां भी लिख देंगे, कोई इतनी बड़ी बला नहीं। असल मसला क्या है, क्वेश्चन की शक्ल बताएं। वो क्या कह रहा है, राइट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, या क्या कह रहा है, राइट अ ब्रीफ नोट टू द ऑफ कंपनी। तो भाई थोड़ा सा उसको लेटर की शक्ल में दे। इसलिए कहता हूं रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। जो आपको आता है वो नहीं लिखना, जो वो पूछ रहा है वो लिखना है। तो थोड़ा सा उसको किसकी शक्ल देने की कोशिश करें। ठीक है, 3 मार्क्स है, ज्यादा ना लिखें, इतना तो लिख सकते हैं, टू फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अली। ठीक है, जो है हेयर इज द आंसर ऑफ योर क्यूरी, और नीचे तीसरा चौथा पांचवा छठा। क्लियर हो गया कि आपने जो पूछा था मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं। ये ना लिखे टू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इनकलाब लिमिटेड, तो लिख सकते हैं। आपको लेटर की शक्ल नहीं बताएगी, इसलिए बताएगी थी फौरन भूल जाए। और भाई पहले कोई डेट लिखते हैं, कोई डेट लिख दे, जो पेपर वाली डेट है वो लिख दे। फिर क्या लिखें, टू फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अली, और नीचे इनकलाब लिमिटेड, उसके नीचे सारा क्वेश्चन छाप दो। नहीं समझ आई? चाहोगे ना? रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है, 2 दफा पढ़ना। क्लियर है? इसका यकीनन एक मार्क्स होगा। फिर कहते हैं सुन लो मुझे सारा आता है, समझ रहे हैं? तो भाई ये चीजें आस्ते आस्ते आपने सीखनी है। ठीक है, तो ये पहला ट्विस्ट था। आज क्वेश्चन नंबर, तो भाई जब वो कह रहा है कि ब्रीफ नोट किसको लिखें, फाइनेंस मिनिस्टर को, तो आप फाइनेंस मिनिस्टर को मुखातिब हो,
आंसर देखें जल्दी से इसका, आंसर देखें इसका, क्या ऐसा लिखा गया है? मैंने नहीं देखा अब तक, देख लेते जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शुरू में हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। पेज नंबर 24 शायद। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1 में 8 पे चलते हैं। कितना? 18 पे चलते हैं, 18 पे चलते हैं। 18 है, 19 इधर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? इधर से देखे ना, नहीं, मैं दोबारा बताता हूं कैसे आपने क्वेश्चन देखना, ठीक है? ओके, पहली दफा देख रहे हैं, कोई इतना बम नहीं गिर गया। जरा आइए, क्वेश्चन नंबर इधर तो 1 है, ठीक है, लेकिन इधर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द पास पेपर, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द पास पेपर। जरा देखें, देख लेते हैं, तरतीब आगे पीछे हो सकती है तो मैं उसको दोबारा ठीक करवा दूंगा। पहले जरा क्वेश्चन पे जाएं, क्या यही है या तरतीब आगे पीछे तो नहीं होगी? यही है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अब उसके सॉल्यूशन पे जाएं। लेटर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, फिर भी आपने किस में लिखना है? अच्छा ये 3 मार्क, नहीं ठीक है। देखिए, जब भी आंसर आता है सजेस्टेड सॉल्यूशन होते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। जो हम आपको बताएंगे आपने वो करना है। क्लियर हो गया? सजेस्टेड सॉल्यूशन आते हैं। इसी तरह का एक और आएगा, उसमें यही वाला लिखा होगा, एग्जैक्टली यही वाला लिखा होगा कि उसने किसको मुखातिब किया हुआ। ठहर मैं जरा देख भी लूं। अगला क्वेश्चन कौन से वाला है? और दूसरा ये देखें कि उसने क्वेश्चन नंबर 18 था, हाँ। अब ये देखिए उसने कितनी लाइनें छाप दी हैं, और अगर आप लिखने पड़े तो ये कितने तक जाएगा? कम से कम 2 पेजेस। 3 मार्क्स का है ही नहीं, 3 मार्क्स का है ही नहीं। तो ये सजेस्टेड सॉल्यूशन होते हैं आई कैप के। हम जो आपको कहेंगे आप वो लिखेंगे। तो 3 मार्क्स के लिए आपने कितना लिखना है? 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना है आपने? पहला पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट, और कौन से वाला? चौथा पॉइंट, और कौन से वाला? बस काफी है। 2 मिस्टर कौन से वाला? फाइनेंस मिनिस्टर कौन से वाला? इनकलाब लिमिटेड, और नीचे ये तो 2 पॉइंट लिख लेने हैं। इतना आप लिखने बैठे तो ये कम से कम कितने मार्क्स का बन जाएगा? इसको जरा लिख के जरा देखिएगा, अगर कोई डेयर करता है तो ये तो 7-8 मार्क्स का है। लिहाजा आई कैप के जो सोल्यूशन होंगे, मैंने आपको कहा मैंने भी नहीं देखा, आज पहली दफा शायद देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सजेस्टेड सॉल्यूशन होते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। बेस्ट सॉल्यूशन आपका कौन से वाला होगा? जो हम आपको बता रहे होंगे। क्लियर है? तो नंबर 1 आपने ब्रीफ नोट लिखना है किसको? फाइनेंस मिनिस्टर को। इसको बना लें, इसके ऊपर लिखें 2 फाइनेंस मिनिस्टर, इसके आंसर के ऊपर 2 फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर कौन से वाला नीचे उसके ऊपर डेट दें। डेट कौन से वाली? जो भी एग्जाम की होगी, XYZ, 4 दफा X लिख ले। बेटा मैं आपको बना देता हूं, एक फॉर्मेट बना देता हूं, बल्कि आपको बता के देना चाहिए, आप BWCS अभी पढ़ के हैं। डेट नहीं, कोई मसला नहीं, हम शुरू में टाइम लगाएंगे इस पे, कोई इतनी बड़ी जल्दी नहीं। डेट हो गया, फिर कौन से वाला? 2 फाइनेंस मिनिस्टर, बस ये लिख लीजिएगा, ऐसा ही है। और कौन से वाला कंपनी? अगर वो नाम दे दे तो आपने लिखना है, अदरवाइज XYZ कंपनी। पता नहीं, ये तो पढ़ा होगा ना, ठीक है। उसके बाद डेयर सर, कॉमा, शुक्र है कुछ याद है चले, डेयर सर, डेयर सर, ठीक है, ठीक है। फॉलोइंग आर द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, या यूं लिख ले प्रोविजन रिगार्डिंग द चेंज ऑफ, फॉलोइंग आर द लॉ
फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टैक्स ईयर। उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट लिखना है, चौथा और पांचवा, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना। तो शुक्र है हमने ये आंसर भी देख लिया, इसको मॉडिफाई करना। नहीं समझ आई भाई? वो कहता है ब्रीफ नोट लिखें किसको, मैं जिस पे जोर दे रहा हूं, टाइम लगा रहा हूं एंड इस पे जो है मतलब कुछ हफ्तों बाद हम इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। दोबारा से वो कहता है ब्रीफ नोट लिखें किसको, फाइनेंस मिनिस्टर, किसके, इनकलाब लिमिटेड को। तो आपने अब ब्रीफ नोट यानी उसको ऐसा करना है जिस तरह से किसी को खत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। ये क्लियर हो गया? उसके बाद आपने 2, 3 जो है 3, 4, 5, मुझे इसके एग्जामिनर कमेंट्स लिखे देखने दे, उसमें जरूर लिखा होगा कि लोगों ने लेटर नहीं लिखा। खैर अब वापस चलते हैं, जल्दी से आ जाए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं। वो क्या कह रहा है, अंडर द, अच्छा यहां से हमें पता चला कि आंसर इसके मुताबिक लिखा होगा। क्लियर है? आंसर जो है हमने क्वेश्चन और आंसर एंड पे जो दिए हैं वो यहां पे जो तरतीब है इसके मुताबिक चले। अंडर द प्रोविजन, आ जाए, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, पता है ना ये कानून है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला कौन सा, नंबर 2, स्पेशल टैक्स ईयर के कितने मार्क्स, 3, ट्रांजिशनल के कितने, सिंपल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन 2-3 लाइनों की, और किसकी कर लेंगे, ये तो आसान है। आगे चलते हैं, कलीम लिमिटेड, नहीं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सिर्फ स्पेशल, वो ये नहीं कह रहा स्पेशल से नॉर्मल में कब जाना है और स्पेशल नॉर्मल से, नहीं वो ये नहीं कह रहा, वो सिंपल कह रहा है स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या है। तो आपने सिंपल क्या जाना है, ये देखें पॉइंट नंबर 2 और कौन से वाला, पॉइंट नंबर 9, शाबाश, सिंपल ये लिख देंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे आप। आंसर में भी यही होगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 3, कलीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, I2B पढ़ा हुआ है, लिस्टेड का तो पता ही होगा। इट्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स कौन से वाला, 30 जून, इसका मतलब है नॉर्मल है। कलीम लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 30 सितंबर, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हमारा कानून है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसकी प्रोविजन क्या होता है, सेक्शन भी, सब सेक्शन भी और आगे क्लास भी, इन सबको क्या कहते हैं, प्रोविजन। लॉ में जो बात उसको प्रोविजन कहते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब नॉर्मल, स्पेशल और कितने मार्क्स, 6 मार्क्स। इसका मतलब है नॉर्मल के 2, स्पेशल के 2। आपने कुछ नहीं सोचना, आपने एज इट इज डेफिनेशन नॉर्मल की भी, स्पेशल की भी और सिंपल डेफिनेशन छाप देंगे। यहां तक तो ओके है, क्लियर है बेटा? ओके, अब देखें, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग, अब क्या कह रहा है, उसके फाइनेंस मिनिस्टर को लिखो। अब सिंपल, उसमें और इसमें फर्क समझे। अब क्या कह रहा है, सिंपल रिक्वायरमेंट बता दे। जब कहे किसी को ब्रीफ नोट लिखो, लेटर लिखो, तो आपने लेटर की शक्ल में लिखना है, क्लियर हो गया? और जब वो कहे क्या करें, स्टेट द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द चेंज इन टैक्स ईयर फ्रॉम, तीसरा पॉइंट भी लिखना है, चौथा भी लिखना है, सिर्फ तीसरा लिखना है, आगे 5वां 6ठा लिख दे। 2 मार्क्स है मेरे ख्याल में, तो तीसरा और 5वां लिख दे, गुजारा चल जाएगा। नहीं समझ आए, क्लियर है? ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको आता है वो आपने नहीं लिखना, जो वो पूछ रहा है वैसे आपने, क्लियर हो गया? इसी वजह से आई कैप वो नहीं करता। एग्जैक्टली यही सिलेबस है बीकॉम का जो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्री की वैलिडिटी में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? उनके घिसे पिटे सीधे सीधे क्वेश्चन होते। हमारे क्वेश्चन में वो क्या करता है, उसको पता है, उसको ने पढ़ा हुआ है सारे का सारा, तीसरा पॉइंट भी, चौथा पॉइंट भी, 5वां पॉइंट, इसलिए उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसने? नॉर्मल टू स्पेशल। जो भी चौथा लिखेगा मार्क्स काटेगा। ये तो मैंने पूछा ही नहीं था, मार्क्स ना भी काटे, आपने अपना कीमती वक्त तो जाय किया। वो जो कोई और आंसर लिख सकते थे वो वाला आपने क्या कर दिया। ठीक है, चले आगे चले। इंप्रेशन तो खराब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। वन ऑफ यूर क्लाइंट विच इज सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी, मेरे ख्याल नेस्ले वगैरह वाला केस चल लग रहा है।
wants to change its accounting year from 30 जून to 31 दिसंबर, ठीक है, as the income year of its parents company ends on 31 दिसंबर। ये वही नेस्ले वाला केस, बिल्कुल वही वाला बन गया। एडवाइज द क्लाइंट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इनकम टैक्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल। अब भी तीसरा लिखेंगे और चौथा पॉइंट नहीं लिखेंगे। अब कितने मार्क्स हैं? रिक्वायरमेंट एंड वाली फिर से पढ़ते हैं। एडवाइज द क्लाइंट, राइट अ ब्रीफ नोट या सिंपल। अब किसी फाइनेंस मिनिस्टर को, किसी बंदे को क्या नहीं लिखना, तो किसी का नाम नहीं लिखना, लेकिन क्लाइंट को कहेंगे फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स। दोबारा सुने, अगर वो कहे ब्रीफ लेटर लिखें, ब्रीफ नोट लिखें, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखें, किसी बंदे का बता दें, पूरा लेटर का फॉर्मेट लिखना है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? क्लाइंट को एडवाइस करें, तो सिंपल आप लिखें, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, डियर क्लाइंट, और उसके बाद रिक्वायरमेंट लिख दे। अब लेटर पूरा नहीं लिखना, फर्क समझे। ब्रीफ नोट कह दे, मेमो पढ़ा, मेमो पता है ना, मेमो कह दे, या फिर क्या कह दे, लेटर कह दे, पूरा फॉर्म लिखेंगे। अगर कहे एडवाइस, तो ऐसा जैसे सामने बैठे हो, क्लियर हो गया, तो उसे कहें डियर क्लाइंट फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द चेंज इन द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, वो चीजें लिख दे। अब एक लाइन लिखनी है, पूरा लेटर लिखने की जरूरत, लिख भी लेंगे तो गलत नहीं है, लिख भी लेंगे गलत नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो मेमो, नोट और लेटर की बात करें, प्रॉपर लेटर की शक्ल में लिखें। क्लियर हो गया? ओके, चले। तो अब कितने मार्क्स का है ये? 3 मार्क्स का हो जाएगा। आल्सो अटेम्प्ट कौन से वाला? मिलता जुलता होगा, लिहाजा हमने उसको इधर रिप्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन आप उधर जाके क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इनमें से एक में उसमें डेयर करके कुछ उस तरह से लिखा हुआ। चले आगे चलते हैं भाई। नहीं, अभी टाइम पड़ा हुआ, कोई मसला नहीं, टाइम की जल्दी नहीं क्या, हमने टाइम पूरे का पूरा लगाना है। और मेरा पहला लेक्चर हमेशा मेरी आदत रही है कि मैं लेट आता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके टाइम पूरे टाइम पे आ रहा हूँ। मैंने आपको बताया टाइम का ज़रा मसला चल रहा है। आ जाए ज़रा भाई, जितनी भी दुनिया में इनकम है उनको 5 हेड्स में डिवाइड किया गया। कितने हेड्स में? 5 हेड। नंबर 1 जो पहला हेड है वो है सैलरी। किसी पूछे भी क्या करते हो, वो कहता है मैं कहीं पे मुलाजमत करता हूं, तो हम कहेंगे तुम्हारी इनकम है, इनकम फ्रॉम, अभी नोट्स को छोड़ दे, इनकम फ्रॉम सैलरी। तुम्हारी इनकम कौन से वाली है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा, कोई बिजनेस करता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तीसरा, किसी बंदे ने कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर घर बनाया और उसको किराए पे दे दी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 3 हेड्स हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, 3 हेड हो गए। चौथा, कोई प्लाट लेता है, प्लाट बेच देता है, शेयर खरीदता है, शेयर बेच देता है। क्लियर हो गया? अब इससे लाख रुपए के शेयर खरीदे, 1,20,000 के बेच दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ? लेकिन उसका बिजनेस नहीं है ये। अगर तो काम ही यही है, फिर तो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन अगर उसका ये बिजनेस नहीं है, जैसे किसी बंदे ने प्लाट लिया 10 लाख का, 12 लाख का बेच दिया, 2 लाख कमा लिया, ये आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कौन से वाला? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये वाली 4 बातें पता चल गई। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। प्लाट बेच दिया, शेयर बेच दिए। इसके अलावा दुनिया में बाकी कोई इनकम है? सोचे जी सोचे कोई और। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गद्दी नशीन की इनकम, दरबार बना हुआ है। अब ये बताएं ये किस हेड में जाएगा? नहीं सोचे, बिजनेस है? नहीं, अच्छा नहीं लगता है तो सही, लेकिन क्लियर है। इसी तरह से किसी बंदे ने बैंक में पैसे जमा करवा रखे और उससे प्रॉफिट आ रहा है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन डेट जिसको कहते हैं। तो ये सारी इनकम जो किसी हेड में जाए वो ना जाए,
किसी भी हेड इन चार में ना जाए उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5 हेड हो गए हमारे पास। इनकम फ्रॉम, जरा जल्दी से लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं ऐसे लिखूंगा, आपने पूरा लिखना। जहां भी इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा मैं ऐसा लिखूंगा, आपने इसको पूरा लिखना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्लियर हो गया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, और इनकम फ्रॉम, ये 5 हेड्स हैं। किसी एक हेड से इनकम निकालने का तरीका जरा बताइएगा। से बिजनेस, मेरी 100 मिलियन की सेल है, मेरी सेल्स कितनी है 100 मिलियन, मेरी कॉस्ट 80 की और मेरा प्रॉफिट कितने का 20 का। बताएं इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 है, 80 है या 20 है? 20 है। क्लियर हो गया। तो किसी भी हेड से इनकम निकालने का मतलब होता है उसकी को सेल या रिसीट्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट या एक्सपेंसेस। ये वाली बात समझे? तो क्या आ जाएगी? इनकम। नहीं समझे? क्लियर हो गया। तो इनकम डायरेक्ट 100 नहीं है। अब इनको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में लेके जाते हैं। ये जो सेल्स है इसको वो कहता है अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। इसको वो क्या कहता है? अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। यानी जब भी किसी की 100 रुपए सेल होती है तो वो कहते हैं भाई इस पे इनकम टैक्स दो। अगला बंदा कहता है नहीं, इसमें से मुझे कुछ डिडक्ट करने दो। ये अमाउंट कौन सी है? चार्जेबल टू टैक्स। हम उसको क्या कहते हैं? सेल्स। क्लियर हो गया। वो कहते हैं नहीं, इसमें से मुझे कुछ ना कुछ क्या करने दो, डिडक्ट। वो क्या बोला? एक्सपेंसेस, कॉस्ट। क्लियर है। तो जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं उसको वो कह रहा है डिडक्शन। एक्सपेंसेस, डिडक्शन, कॉस्ट, एक ही मतलब। तो मैं अगर कहूं किसी भी हेड से, समझिएगा जरा, किसी भी हेड में इनकम निकालनी है तो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स यानी सेल्स में से हम डिडक्शन लेस करेंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह आ जाएगी। क्लियर है? जरा सुनिएगा, सेल्स को वो क्या कह रहा है? इनकम चार्जेबल टू टैक्स। क्लियर हो गया। और लेस डिडक्शंस किसको कह रहा है? एक्सपेंसेस को। क्लियर है? कॉस्ट को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अच्छा, अब जरा ये अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स यानी सेल्स, अगर प्रॉपर्टी होगी तो जितना रेंट आ रहा है, डिडक्शन इस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और दूसरे एक्सपेंस यानी डिडक्शंस। यहां तक क्लियर है? और जो बच जाएगा वो हमने किस में ले जाना है? इनकम। इनकम किसी भी हेड की इनकम। जरा आइएगा, हम अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी करते हैं तो रेंट माइनस एक्सपेंसेस यानी डिडक्शन। पूरे का पूरा जो रेंट होगा उसको क्या कहेंगे? अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। और जो कॉस्ट होगी, एक्सपेंस होंगे, उनको क्या कहेंगे? डिडक्शन। किसी भी हेड में अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स में से डिडक्शन लेस कर दें तो उस हेड की इनकम आ जाती है। ये क्लियर है? उस पे फिर टैक्स लगाते। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स पे टैक्स लगाते नहीं, अमाउंट चार्जेबल टैक्स में से डिडक्शन लेस करके क्या कर? अच्छा, ये तो है प्रॉफिट। क्या कभी लॉस भी हो सकता है? अगर डिडक्शन है ज्यादा और अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स क्या है? कम है, तो हम क्या करेंगे? लॉस। जीरो नहीं, लॉस। तो इसका मतलब है बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है यानी इनकम भी हो सकती है और बिजनेस में क्या? लॉस भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? ये कंसेप्ट क्लियर है? 5 हेड है। किसी भी हेड्स, अच्छा, एक बंदे की सैलरी है, साथ में बिजनेस भी करता है, टैक्स
किस इनकम पे लेंगे, बिजनेस पे या सैलरी पे? दोनों पे। और किसी के 5 हेड हैं। इसका मतलब है जब हम कहते हैं इनकम टैक्स, तो जितने हेड से इनकम आ रही है, अगर 5 से आ रही है तो 5 को ऐड कर। लेकिन किसी खास हेड से इनकम कैसे निकालते हैं? अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स माइनस डिडक्शन। अगर डिडक्शन कम है तो प्रॉफिट है, इनकम है, और अगर डिडक्शन ज्यादा है, अच्छा ये बताएं, इनकम पे तो टैक्स लगाते, लॉस समझे ना? इनकम आ जाए तो उस पे क्या लगाएंगे? टैक्स। लॉस पे क्या करते? चैप्टर नंबर हमारा है 11, उसमें बताएगा लॉस पे क्या करना। लॉस का, इनकम का हमें पता है, उस पे क्या लगेगा? टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है? ये 20 रुपए पे तो हमें पता चल गया कि क्या देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, टैक्स। इस 20 का क्या करें जो नेगेटिव में है? चैप्टर नंबर 11, तब तक हमने लॉस को नहीं छेड़ना। क्लियर है जी? आ जाए, चले जरा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 पेज 3। जल्दी से बेटा, जल्दी से, हमारे पास 2-3 मिनट है, जल्दी से पढ़। जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं वैसे उसी तरतीब से पढ़े, खुद से कुछ नहीं करना। हेड्स ऑफ इनकम जरा आए। फॉर इंपोजिंग टैक्स एंड कैलकुलेटिंग इनकम, टैक्स लगाने और इनकम कैलकुलेट करने के लिए ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा, तीसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, समझ गए? चले जरा आइएगा। द इनकम, अब जरा टेक्निकल पॉइंट है, द इनकम ऑफ ए पर्सन, पर्सन का पता है? चले, अंडर अ हेड, किसी खास हेड में, किसी खास हेड में, फॉर द टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्यों कह रहा है? इनकम टैक्स होता ही सालाना बेसिस पे है, और एक ही टॉपिक हमने पढ़ा और उसका क्या नाम है? टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर नहीं, टैक्स ईयर। क्लियर है? वो ट्रांजिशनल हो सकता है, वो नॉर्मली स्पेशल होता है या नॉर्मल होता है। शैल बी द टोटल चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेल्स। शैल बी सेल्स डिराइव्ड बाय द पर्सन, जितनी बंदे ने सेल की अंडर अ हेड, बिजनेस में, किसी भी हेड में, रिड्यूस बाय द टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है? किसी भी हेड में इनकम निकालनी है तो चार्जेबल अमाउंट में से डिडक्शन लेस कर दें। क्लियर हो गया? वेयर, दूसरा पॉइंट समझ आ गया? दूसरा, किसी भी हेड से इनकम निकालनी है तो अमाउंट चार्जेबल टैक्स यानी सेल में से क्या लेस कर दें? चले, वेयर द टोटल डिडक्शन अलाउड, जो भी अलाउ करेंगे, टू ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम एक्सीड, डिडक्शन बढ़ गई, किससे? टोटल अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स सेल से, द पर्सन शैल बी ट्रीटेड सस्टेनिंग अ लॉस फॉर द हेड। क्लियर है? आखिरी लाइन, लॉस फॉर हेड ऑफ इनकम शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डिंग विद द चैप्टर। क्लियर हो गया? हो जाएगा? समझ आ गई? इनकम चार्जेबल टू टैक्स, सॉरी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स और डिडक्शन, इनका ख्याल रखना है। कल यहीं से स्टार्ट करें।